हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का अगला टॉपिक है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन द प्रीवियस यूनिट वी लर्नड दैट वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज देयर वाइड रेंज ऑफ कलर्स। हमने पिछली यूनिट में पढ़ा है कि जो ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट और अलग प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग प्रकार के कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। This means that some of the visible spectrum is being removed from white light as it passes through the sample, so the light that emerges is no longer white. इसका मतलब क्या है? जैसे ही व्हाइट लाइट ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स से पास करती है तो उस व्हाइट लाइट में से कुछ स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है या फिर कॉम्प्लेक्स उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद कॉम्प्लेक्स से जो लाइट निकलती है वो व्हाइट नहीं रहती। जैसे आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस पर ये हमारी व्हाइट लाइट आई तो इस व्हाइट लाइट में से क्या करेगा, जो ये कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स, इस व्हाइट लाइट में से कुछ स्पेक्ट्रम अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके बाद जो लाइट निकलेगी इस कॉम्प्लेक्स से वो व्हाइट नहीं रहेगी। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज अब्जॉर्ब्ड। और कॉम्प्लेक्स का जो कलर हमें दिखाई देगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो कलर कॉम्प्लेक्स ने अब्जॉर्ब किया है। द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर वह कलर होता है जो वेवलेंथ बच चुकी है, एब्जॉर्ब्ड होने के बाद जो वेवलेंथ बच चुकी है उसके द्वारा वो जनरेट किया जाता है। मान लीजिए व्हाइट लाइट कॉम्प्लेक्स पर पड़ी, कॉम्प्लेक्स ने कुछ वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर ली, कॉम्प्लेक्स के द्वारा अब्जॉर्ब करने के बाद जो बची हुई वेवलेंथ है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को प्रोड्यूस करेगी। जैसे इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स इट अपीयर्स रेड। अगर कॉम्प्लेक्स ने ग्रीन लाइट की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब किया है तो हमें जो कॉम्प्लेक्स है वो रेड दिखाई देगा, क्योंकि ग्रीन लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड होता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर का हमें पता कैसे लगेगा? इसको पता करने के लिए एक ट्रिक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम 6 बॉक्स बना लेंगे। और आपको पता है जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी विबग्योर। अब देखिए, अगर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उसने ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब की है तो हमें ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसके सामने वाला रेड कलर, तो हमें कॉम्प्लेक्स रेड दिखाई देगा। अगर जो कॉम्प्लेक्स है उसने ब्लू कलर की लाइट अब्जॉर्ब की है तो हमें जो कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा वो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, देख ब्लू के सामने ऑरेंज, तो हमें कॉम्प्लेक्स ऑरेंज दिखाई देगा। इसी तरीके से वायलेट या इंडिगो अब्जॉर्ब की है तो कॉम्प्लेक्स हमें येलो दिखाई देगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालने का एक ट्रिक है। ग्रीन अब्जॉर्ब की तो रेड दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। टेबल 9.3 gives the relationship of the different wavelength absorbed and the color observed। इस टेबल 9.3 में रिलेशनशिप दी गई है कि कौन सी वेवलेंथ का कलर अब्जॉर्ब किया गया, कौन सी वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब की गई और कौन सा कलर हमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी गई है COCl NH3 का OL5 2 पॉजिटिव। अगर इस कॉम्प्लेक्स ने 535 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब किया, यानी इतनी नैनोमीटर पे, यानी इसने येलो कलर की लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया। अब येलो कलर की लाइट अब्जॉर्ब हो गई तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमें वॉयलेट कलर दिखाई देगा। येलो के कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट, इंडिगो, तो हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी का कलर कैसा दिखाई देगा? वॉयलेट। ये हमें एंटिटी दी गई है, इसने 500 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब किया, यानी ब्लू ग्रीन जो रीजन की लाइट है उसने वो अब्जॉर्ब की, तो हमें जो एंटिटी है या फिर हमें जो कॉम्प्लेक्स है वो रेड कलर का दिखाई देगा। इसी तरीके से एंटिटी दी गई है, इसने 475 नैनोमीटर की लाइट अब्जॉर्ब की, यानी ब्लू कलर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री येलो ऑरेंज, ब्लू का ऑरेंज, तो हमें येलो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। इसी तरीके से 310 पर अल्ट्रा वायलेट रीजन को इसने अब्जॉर्ब किया। जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है वो विजिबल रीजन में नहीं होती उसकी वेवलेंथ, तो हमें पेल येलो कलर का दिखाई देगा। रेड कलर की लाइट इसने अब्जॉर्ब की 600 नैनोमीटर पे, तो हमें वो थोड़ा ब्लू कलर का दिखाई देगा। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन है तो थोड़ा ब्लू ग्रीन टाइप का दिखाई देता है। इसी 498 नैनोमीटर पे ब्लू ग्रीन, तो वायलेट कलर का दिखाई देगा ये वाली एंटिटी।
द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रेडिली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कलर होता है उसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंसिडर फॉर एग्जांपल द कॉम्प्लेक्स TiH2O का होल 6 3 पॉजिटिव विच इज वॉयलेट इन कलर। हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, TiH2O का होल 6 हमें एंटिटी दी गई है और इस एंटिटी का जो कलर है वो वायलेट होता है। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन Ti3 पॉजिटिव इज अ 3D1 सिस्टम। ये हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया गया है जहां पर Ti3 पॉजिटिव यानी इसके d ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो Ti3 पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? ऑर्गन 3D1, क्योंकि 3D2 4s2 होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन s में से, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से d में से निकल गया, तो क्या बचे? Ti3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3D1। This is an octahedral complex where the single electron in the metal d orbital is in the T2g level in the ground state of the complex। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जहां पर मेटल के d ऑर्बिटल में जो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये T2g लेवल पर है। The next higher state available for the electron is the empty Eg level। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो हायर स्टेट अवेलेबल है वो है ये empty Eg लेवल। हमें पता है 3 T2g हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये हो गए T2g ऑर्बिटल्स और ये हो गया Eg 2। तो अभी जो मेटल का d ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो T2g लेवल पर है और इसका जो हायर लेवल अभी अवेलेबल है ये इलेक्ट्रॉन इस हायर लेवल यानी Eg लेवल में जा सकता है। If light corresponding to the energy of blue-green region is absorbed by the complex, it would excite the electron from T2g level to the Eg level। अब अगर क्या हो, इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो ये हमें दिया गया है TiH2O का होल 6, इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा अगर ब्लू ग्रीन रीजन की लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया जाए यानी 498 नैनोमीटर की लाइट को अब्जॉर्ब कर ले ये कॉम्प्लेक्स, तो क्या होगा? जो T2g लेवल में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होकर Eg लेवल में चला जाएगा। क्या हुआ? अब इस जो ये हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है इसने ब्लू ग्रीन कलर की जो लाइट है उसको अब्जॉर्ब कर लिया। तो ब्लू ग्रीन कलर की लाइट को जैसे ही ये अब्जॉर्ब करेगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होकर यहाँ से जो हायर लेवल है Eg लेवल उसमें पहुंच जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की जिससे वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी? T2g Eg 0। T2g में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, Eg में 0 थी, तो लाइट अब्जॉर्ब हुई, लाइट अब्जॉर्ब होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ और Eg में पहुंच गया, तो इसमें 0 बच जाएंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। T2g 0 Eg 1 यानी एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी। कंसिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स अपीयर्स वॉयलेट इन कलर। तो इसके बाद क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें वॉयलेट कलर का दिखाई देगा। अब वॉयलेट कलर का कैसे दिखाई दिया? अब पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, स्टेबल था, इलेक्ट्रॉन ने फिर क्या किया? ब्लू ग्रीन कलर की लाइट जैसे ही कॉम्प्लेक्स ने अब्जॉर्ब की ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्साइटेड होकर Eg लेवल में चला गया, यानी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो आपको पता है अगर एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, तो इस Eg लेवल पर जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है इस लेवल की, तो ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से फिर से अपनी जो ये लोअर एनर्जी का जो लेवल था यानी T2g लेवल था उसमें आने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस आने की कोशिश करेगा तो इसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी अब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को ये रिलीज कर देगा, उस एनर्जी को ये रिलीज कर देगा। और जैसे ही ये एनर्जी रिलीज करेगा तो हमें जो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो वायलेट कलर की दिखाई देगी, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की दिखाई देगी। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन के डी टू डी ट्रांजिशन में एक्सप्लेन करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ये 3d ऑर्बिटल, ये 2d ऑर्बिटल Eg लेवल और T2g लेवल, तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का यहाँ से d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में ही ट्रांजिशन हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल में।
अब ये यहाँ पर दिखाया गया है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में T2 लेवल में था। जैसे ही इसने H न्यू यानी ब्लू ग्रीन कलर की जो लाइट है वो ऑब्जॉर्व की, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ पर चला जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके वापस से स्टेबल होना चाहेगा, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज करेगा और हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो ये कॉम्प्लेक्स है ये दिखाई देगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट in the absence of ligand crystal field splitting does not occur and hence the substance is colorless। तो ये इंपॉर्टेंट है नोट करना यहाँ पर। अगर जो मेटल है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम उसमें उससे लिगेंड ना जुड़ा हुआ हो, वहां पर लिगेंड अब्सेंट हो। अब आपको पता है अगर लिगेंड अब्सेंट होता है तो क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग नहीं होती, यानी जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग नहीं होती। अगर डी ऑर्बिटल्स की यहाँ पर इस तरीके से स्प्लिटिंग नहीं होगी तो हमें सब्सटेंस कलरलेस दिखाई देगा। तो इससे क्या पता चला हमें, अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कलरफुल देखना है तो उसके लिए लिगेंड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम TiH2 का होल 6Cl3 ऑन हीटिंग रेंडर इट्स कलरलेस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हीट करके इस कॉम्प्लेक्स से वाटर को रिमूव कर दें, यहाँ पर वाटर लिगेंड है, अगर हीट करके इस लिगेंड को ही यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस हो जाता है। सिमिलरली एनहाइड्रस CuSO4 इज व्हाइट बट CuSO4.5H2 इज ब्लू इन कलर। इसी तरीके से जो एनहाइड्रस CuSO4 होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते वो व्हाइट होता है, जबकि CuSO4.5H2 ये कलर में ब्लू होता है। अब ये ब्लू कलर का होगा और आपने पढ़ा है अगर लिगेंड ना हो तो कलर प्रोड्यूस नहीं करता। ये कलर प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब इसमें लिगेंड होंगे। तो CuSO4.5H2 में क्या होता है, ये इस तरीके से होगा CuH2O का होल 4 SO4.H2O। इसमें कॉपर से Cu से 4 तो एक्वा के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल SO4 से हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। 4 कोऑर्डिनेटेड होंगे और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा। तो इन लिगेंड की वजह से ही यह ब्लू कलर का दिखाई देता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड ऑन द कलर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स में बी इलस्ट्रेटेड बाय कंसिडरिंग द NiH2 का होल 6 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म्स व्हेन निकल सेकेंड क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स पर लिगेंड का क्या इन्फ्लुएंस होता है इसको हम ये वाला कॉम्प्लेक्स लेकर कंसिडर करेंगे। और जो NiH2 का होल 6 कॉम्प्लेक्स है ये तब बनता है जब निकल सेकेंड क्लोराइड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है। इफ द डाइडेंटेड लिगेंड इथेन 1,2-diamine इज प्रोग्रेसिवली एडेड इन द मोलर रेशियोज En रेशो निकल 1:1, 2:1, 3:1, द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड देयर एसोसिएटेड कलर चेंजेस अकर। इसमें हम क्या करें, एक डाइडेंटेड लिगेंड यानी इथेन 1,2-diamine 1:1, 2:1, 3:1 के रेशो में ऐड करें तो हमें ये रिएक्शन दिखाई देती है और इसका कलर भी चेंज होता रहता है। जैसे NiH2 का होल 6, इसमें हमें एक इथेन 1,2-diamine ऐड किया तो कॉम्प्लेक्स क्या बना, NiH2 का होल 4 En। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना और 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं En भी 1 और निकल भी 1, तो 1:1 के ये रेशो में है। फिर हमने क्या किया, NiH2 का होल 4 En, इसमें एक और इथेन 1,2-diamine जोड़ा तो क्या बना कॉम्प्लेक्स NiH2 का होल 2 En का होल 2, तो En2 निकल 1, तो 2:1 के रेशो में है। तो आप देख सकते हैं जब 1:1 के रेशो में कॉम्प्लेक्स में तो पेल ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। जब इथेन 1,2-diamine और निकल 2:1 के रेशो में है कॉम्प्लेक्स में तो ब्लू या पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, चेंज हो गया। यानी जैसे ही लिगेंड की मात्रा बढ़ी इसका कलर भी चेंज हुआ। अब और देखिए NiH2 का होल 2 En का होल 2, इसमें हमने एक और इथेन 1,2-diamine जोड़ा ऐड किया तो क्या कॉम्प्लेक्स बना, NiEn का होल 3 और इसमें भी 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। तो आप देख सकते हैं इथेन 1,2-diamine और निकल 3:1 के रेशो में है, तब इसका कलर क्या हुआ, वायलेट कलर का हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिगेंड का कलर, लिगेंड चेंज होता जा रहा है। पहले 4 एक्वा थे, एक इथेन 1,2-diamine था, 2 एक्वा 2 इथेन 1,2-diamine, फिर वाटर के एक्वा बिल्कुल बाहर निकल गए, 3 इथेन 1,2-diamine लिगेंड बचे, तो उसके लिगेंड के हिसाब से इसका कलर भी चेंज होता चला गया। तो हमें क्या पता चला, अगर हम सेंट्रल मेटल एटम सेम रखें और लिगेंड चेंज कर दें तो कलर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमने प्रोग्रेसिवली लिगेंड को चेंज किया, तो पहले पेल ब्लू, फिर थोड़ा एक्वा के मॉलिक्यूल बाहर निकले ब्लू पर्पल, फिर एक्वा के सारे बाहर निकल गए, वॉयलेट कलर का बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। ये आप देख सकते हैं
यहाँ पर ये दिखाया गया है। सबसे पहले NiH2 का होल 6 ये कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा ग्रीन कलर का था। फिर हमने इसमें एक इथेन 1,2-डाइमाइन एक जोड़ा 1:1 के रेशो में, आप देख सकते हैं पेल ब्लू कलर का बन गया। फिर 2:1 के रेशो में जोड़ा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, कलर चेंज हुआ ब्लू पर्पल। फिर सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, 3:1 के रेशो में जोड़ा इथेन 1,2-डाइमाइन, तो इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया लिगेंड के हिसाब से। अब है लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कमियां। द क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू ए लार्ज एक्सटेंट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन, उनका स्ट्रक्चर, कलर और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक एक्सप्लेन हो चुकी हैं। हाउएवर, from the assumption that the ligands are point charges, it follows that anionic ligands should exert the greatest splitting effect। लेकिन हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या अज्यूम किया था कि जो लिगेंड्स हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, जो एनायनिक लिगेंड्स हैं उनका स्प्लिटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। यानी जो एनायनिक लिगेंड्स है वो डी ऑर्बिटल को बहुत ज़्यादा स्प्लिट करने चाहिए थे। लेकिन द एनायनिक लिगेंड्स एक्चुअली आर फाउंड एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन जो एनायनिक लिगेंड्स हैं वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिल्कुल लो एंड पर पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारे जो एनायनिक लिगेंड्स हैं ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिल्कुल बॉटम पर पाए जाते हैं। बॉटम पर पाए जाते हैं तो ये वीक लिगेंड्स हैं। अगर ये वीक लिगेंड्स हैं तो वीक लिगेंड्स आपको पता है क्या करते हैं, स्प्लिटिंग बहुत ही कम करते हैं। वीक लिगेंड्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे कम करेंगे। तो वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग सबसे कम करते हैं। लेकिन हमने अज्यूम किया था लिगेंड्स पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो एनायनिक लिगेंड्स स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा करने चाहिए थे। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज को समझा नहीं पाई। फर्दर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। साथ ही साथ सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको भी इसने कंसिडर नहीं किया। इसने तो क्या माना, मेटल और जो लिगेंड है उसके बीच में सिर्फ आयनिक बॉन्ड बना, इसने कोवेलेंट बॉन्ड को कंसिडर नहीं किया। These are some of the weakness of CFT which are explained by ligand field theory and molecular orbital theory which are beyond the scope of the present study। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कुछ कमियां हैं जिनको लिगेंड फील्ड थ्योरी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, लेकिन वो इस बुक में हम नहीं पढ़ेंगे, वो हायर स्टडीज हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।